नमस्कार दोस्तों हमने पिछले क्लास में मौर्य साम्राज्य को वाइंड अप किया था, ठीक है, थ्योरी के माध्यम से। आज उसी विशाल मौर्य साम्राज्य का हम आए हैं प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, लेकर। तो उस विशाल मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर को हम समझते हुए चलेंगे। कम से कम इतनी बड़ी टॉपिक ये है दोस्तों कि कम से कम एकाक सौ तो इस पर क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तभी ये टॉपिक क्या होगा, पूरी तरह से इसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को हम क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप जैसा कि देख पा रहे हो, मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। पहला है कि प्राचीन प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक, कौन वैसा प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक था जिसने अंतिम दिनों में, मतलब अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, समुद्रगुप्त एंड बिंदुसार। दोस्तों हमें लग रहा है कि आप इसका आंसर शायद जानते होंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल होता है, सबसे प्राचीन भारत में सबसे पहला जो है केंद्रीकृत राजा बनता है विशाल मगध का दोस्तों। तो पूरे भारत पर वहाँ से शासन करता है, ठीक है। तो ये जो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। 298 ईसा पूर्व ये क्या करते हैं, अपने राजगद्दी को त्याग कर और अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी को देता है और जैन धर्म को अपना लेता है भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है। और यहाँ से चला जाते हैं ये दक्षिण भारत में। उसी समय अकाल पड़ता है मगध में, ठीक है। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक वाला क्षेत्र में चला जाते हैं ये, और वही कर्नाटक वाले क्षेत्र में इनको श्रवणबेलगोला एक जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे इनका क्या हो जाता है, तो संथारा संलेखना विधि के द्वारा ये अपना शरीर को त्याग देते हैं दोस्तों। तो वो कौन सा शासक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड करेंगे हम क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी। बिंबिसार मगध का संस्थापक इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रथम मान्यता प्राप्त ये राजा है। तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक है। मगध का संस्थापक कौन है, ये हमने मगध का संस्थापक बोल दिया। तो मगध का संस्थापक कौन है, तो बृहद्रथ है और जरासंध, ठीक है। लेकिन मगध में सबसे पहला जो वंश आया, कौन सा वंश आया, तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार के समय तो सबसे प्राचीनतम मगध के प्राचीनतम राजधानी कौन सी होगा, तो होगा कौन सा, तो राजगिरी, ठीक है, या गिरिब्रज। तो राजगिरी दिया है तो राजगिरी हो जाएगा इसका दो का ए ऑप्शन, ठीक है। 3 नंबर भी कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सही, ये दोस्तों आपके लाइक ये क्वेश्चन ये वैसा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ाए भी नहीं है, तो इसको छोड़ो, ठीक है। 4 नंबर में आप देखो कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, मतलब दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है जिसमें लिखा गया है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी। दोस्तों हमने बताया आपको कि ये जो दास प्रथा की बात है, अर्थशास्त्र कहता है चाणक्य की दास प्रथा थी, लेकिन मेगास्थनीज का जो इंडिका पुस्तक है वो क्या कहता है कि दास प्रथा नहीं थी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका। जबकि चाणक्य अर्थशास्त्र में दास के 9 श्रेणियाँ को बताते हैं, कितने श्रेणी को, 9 श्रेणी को, ठीक है। तो ये सब हमने पहले से जान रखा, जो हमने पढ़ रखा है उससे दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो अंतिम जो था, अंतिम बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों, बृहद्रथ। अशोक के बाद कुणाल आया, ठीक है। कुणाल
अंतिम नहीं था, उसके बाद दो और आए, संप्रवृत्ति आए, ठीक है, संप्रति, फिर अंतिम जो आया वो अंतिम, अच्छा उनके बाद दशरथ भी आए, लेकिन अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य कहने का मतलब, कौटिल्य इनका और नाम क्या है? विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था हमने दो बताया था, एक धर्मदर्शी और दूसरा क्या? कंटक शोधक। तो धर्मदर्शी जो थे वो क्या? तो सिविल न्याय को देखते थे, जो मतलब कि नॉर्मल क्या होता था, तो जैसे तलाक, शादी विवाह, ये इससे ज़मीन, ये सब से मामला होता। लेकिन फौजदारी मामला जो होता था वो कंटक शोधक देखते थे, ठीक है। मतलब कि जो मारपीट हुआ, मर्डर हुआ, ये कंटक शोधक। तो क्या देता है ऑप्शन में? कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में था। तो ऑप्शन ये है धर्मस्थी, और बी में है, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये तो नहीं होगा, राजुक नहीं होगा, ठीक है। तो धर्मस्थी दिया है, कंटक शोधक, तो 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 2 और 4, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका है कि निम्नलिखित में कौन जो है मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। तौल और माप का प्रभावी कहता है दोस्तों। तो तौल और माप का जो प्रभारी था उसको कहा जाता था दोस्तों, ये हमने नहीं बताया, लेकिन आपको ज़रूरत भी नहीं है ये याद करने का, ठीक है। तो ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा कि पौतावाध्यक्ष। क्या? पौतावाध्यक्ष जो था तौल माप का प्रभारी था, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूची 1 को सूची बी से सुमेलित कीजिए और नीचे के शब्दों को सही उत्तर बताइए। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि इसका उपनाम क्या था, अन्य नाम क्या था? बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? अशोक का क्या था? और चाणक्य का क्या था? तो चंद्रगुप्त को क्या सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था, ठीक है, सेंड्रोकोटस। इसी का संस्कृत में लिख दिया सेंड्रोकोटम, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार का क्या? अमित्रघात कहा गया था। क्या कहा गया था? अमित्रघात। यूनान ग्रंथ में लिखा गया था कि अमित्रघात मतलब कि जो दुश्मन होता था उसको ये क्या कर देता था, मतलब कि पराजित करता था, ठीक है। तो अमित्रघात, शत्रुओं का विनाश करने वाला, ठीक है। तो बिंदुसार हो जाएगा इसका। अशोक को क्या? अशोक प्रियदर्शी, ठीक है, राजा प्रियदर्शी, तब प्रियदर्शी लिखा हुआ है, ठीक है। चाणक्य विष्णुगुप्त, तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? ए का ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। ए का 2 किस में है? तो ए का 2, ठीक है, ए का 2 इसमें है। बी का क्या हो जाएगा? बी बिंदुसार, बिंदुसार का 3, तो बी का 3, बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। सी का क्या हो जाएगा? सी अशोक ए, सी का 1 किस में है? तो आप देख लो सी का 1 इसमें है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद करने की अनुमति थी। कहता है कि पति द्वारा परित्यक्त मतलब पति जिसे परित्याग कर दिया हो, पति जिसे छोड़ दिया हो, ठीक है, तो वैसे पत्नी को विवाह करने की अनुमति थी। वैसे जो पत्नी थी उसको विवाह करने की अनुमति थी। तो ये किसके अनुसार दोस्तों? तो ये अर्थशास्त्र बताता है। कौन सा पुस्तक बताता है? तो अर्थशास्त्र बताता है इसकी जानकारी कि पति द्वारा जो परित्यक्त महिला थी उसको क्या थी? विवाह करने की, पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। 10 नंबर निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का, तो जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का मतलब कि जो कि स्कंद गुप्त ने लिखवाया। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया है? तो स्कंद गुप्त ने लिखवाया, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। फिर है 11 नंबर, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो हमने बताया था कि जब कलिंग युद्ध इन्होंने किया तो उसमें भारी मात्रा में दोस्तों नरसंहार हुआ, ठीक है। तो उस नरसंहार को देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इसके जो भतीजा निग्रोध होता है, तो उस निग्रोध के माध्यम से इसने क्या करता है,
मतलब कि निग्रोथ इसको प्रेरित करता है, लेकिन शिक्षा किन से लेता है? उपगुप्त से, ठीक है। तो उपगुप्त के माध्यम से ये शिक्षा लेता है, ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपनाता है दोस्तों। दोस्तों सोचो आप, बिहार जिसे आज मतलब कि लोग उस प्रकार से नहीं देखता है, एक मतलब कि क्या कहता है उसको कि एक खराब नज़र से लोग देखता है बिहारियों को, ठीक है। उतनी जो कि हमारी प्राचीन इतिहास आप देखो दोस्तों, हमारे बिहार का इतिहास कितनी गौरवमयी इतिहास है दोस्तों। पूरे भारत पर, अरे जितना भारत का क्षेत्रफल आज नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा भारत उस समय था। उस समय पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र भी भारत में था दोस्तों, बर्मा का क्षेत्र, ये सब था दोस्तों। सोचो इस अखंड भारत पर कहाँ से शासन कर रहा था, कहाँ का व्यक्ति शासन कर रहा था दोस्तों? तो अशोक कहाँ के था? चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का था दोस्तों? मगध यानी बिहार का था दोस्तों। कई वर्षों तक लगातार बिहार से पूरे अखंड भारत पर दोस्तों शासन किया गया था। ये हमारी बिहार के इतिहास है दोस्तों, कैसे हम इसको भूल सकते हैं? तो हमारी इतिहास काफ़ी गौरवमयी रहा। सोचो कि हमारे बिहार के राजगीर से और पाटलिपुत्रा से कई वर्षों तक लगातार शासन किया गया अखंड भारत पर। दोस्तों ये बिहार ही है पहला वैसा बिहार दोस्तों दुनिया का पहला वैसा, मतलब ये क्या किया था? नालंदा नामक विश्वविद्यालय दिया। दुनिया में पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल की सुविधा था। यहाँ विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। ये हमारे बिहार के गौरव गाथा है दोस्तों। दोस्तों बिहार के बारे में क्या कहें? अरे बिहार है दोस्तों, हम जो है जगत को बुद्ध देते हैं, तो हम ही जगत को कलिंग जैसा युद्ध भी देते हैं। ये है बिहार। एक लाइन है इस पे कि अहिंसा के पुजारी हैं हम, अहिंसा के पुजारी हैं हम, जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते हैं शुद्ध देते हैं। मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते हैं शुद्ध देते हैं। हमारी शांति प्रियता को कायर मत समझ लेना, हमारी शांति प्रियता को कायर मत समझ लेना। अगर किसी ने युद्ध मांगा तो कलिंग जैसे युद्ध देते हैं, कलिंग जैसे युद्ध देते हैं। अब आप समझो कि कलिंग जैसे युद्ध का परिणाम क्या रहा था दोस्तों। तो ये है बिहार। अरे बिहार में ही आकर महात्मा गांधी जैसे नेता उभरा। उन्होंने भी जब बिहार में आया तब उनका मतलब कि लोग नाम पूरा जानने लगा था दोस्तों। बिहार में जब वो चंपारण आंदोलन किए थे, यहाँ से उनका भी मतलब कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में वो भी उभरे थे। इसी बिहार ने दोस्तों, इसी बिहार ने दशरथ मांझी जैसे चट्टान पुरुष को जन्म देता है। तो इसी बिहार कुंवर सिंह जैसे वीर प्रतापी व्यक्ति का जन्म देता है, जो कि अंग्रेजों को दोस्तों छक्का छुड़ा दिया था 80 वर्ष की उम्र में। ये सब हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, आधुनिक भारत, पूरी विस्तार से बिहार का गाथा समझे, ठीक है। ये हमारी बिहार की संस्कृति दोस्तों, आप देखोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। खैर आइए दोस्तों, ये सब तो हाँ, जब बिहार झारखंड बिहार से जब अलग हो रहा था तो वो खुशियाँ में एक गाना गाया था। मतलब कि क्या होता कि बिहार में कोई वैसा खनिज नहीं था, ठीक है। खनिज जितना भी था 90% झारखंड में ही, ठीक है। तो 2000 में जब
सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 में जब अलग हो रहा था तो इतनी खुशियाँ झारखंड वाले को कहना था कि हमारे यहाँ का खनिज पर ही बिहार चल रहा है, हमारा खनिज बिहार यूज करके मतलब अपने स्थिति को ठीक कर रहा है। इस प्रकार से वो अलग हुआ। तो जब अलग हुए तो वहाँ के लोग इस प्रकार से खुशियाँ मनाते थे कि मेवा और मलाई खइहा और खइहे कलाकंद, अलग भइल झारखंड, अलग भइल झारखंड। मतलब इस प्रकार से वो सब खुशियाँ मना रहा था। आज क्या लगता है आपको कि झारखंड बहुत आगे चला गया, बिहार पीछे है? अरे बिहार है जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है, इंजीनियर सबसे ज़्यादा देता है। ले जाओ अपने खनिज को, आप क्या कर लिया ले जाकर, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या है। तो कहता है कि उपगुप्त से, ठीक है, ये हो जाएगा 11 का आपका आंसर। 12 नंबर है दोस्तों, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया? दोस्तों इन्होंने अपने शिलालेख में चेर, पांड, चोल, शिलालेख जो हमने 14 बताया ना, उसका विवरण हमने नहीं ना दिया, उल्लेख उसका ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं किया क्योंकि उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है, ठीक है। जो है इम्पोर्टेंट उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने शिलालेख में क्या किया था? चेल, पांड, चोल, इसका केरल पुत्र भी इसको बोला जाता है, केरल पुत्र, इसका वर्णन किया। कुषाण इसका वर्णन नहीं किया था, ठीक है। तो कुषाण का नहीं किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। कहता है ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर? गिरनार क्षेत्र में जो हमने बताया था क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के जो क्या थे, तो गवर्नर जिसका क्या नाम था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने क्या बनवाया था? तो गिरनार क्षेत्र में सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, मीठे पानी का झील बनवाया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का वो मंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे ही बनाएगा ना, बिना इनके आदेश से तो नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक हो जाएगा। और फिर हमने कहा था कि कालांतर में इसी का जीर्णोद्धार, इसी को पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था और स्कंदगुप्त थर्ड ने करवाया था, ठीक है। तो अशोक हो जाएगा और कौन हो जाएगा? और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। रुद्रदामन तो नहीं, महापद्मनंद नहीं, ठीक है। तो 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 3, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑप्शन 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3, ठीक। आगे आप देखो दोस्तों, कहता है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? सो आप देखो, तो यहाँ पे क्या कहता है? माँ क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यही हो जाएगा आपका। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें अशोक का अभिलेख भी क्या है? तो पाया गया है, ठीक है। आगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके लायक नहीं है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ो, जो फालतू क्वेश्चन है उसको हम छोड़ते चलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कहीं पूछा हुआ भी ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक। कहता है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहता है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनाम प्रिय के रूप में है? किसका है देवनाम प्रियदर्शी? आप जानते हो अशोक का है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अरे ब्राह्मी लिपि का ही पढ़ा था, हमने बताया था ना कि अशोक के जो लिपि लिखा गया खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो 1750 में किसने किया था? टी पैंथलर ने। और 1837 में सबसे पहले पढ़ने का मतलब कि जो सफलता प्राप्त किया था किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, वो कौन सा लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में था, यही बात है और क्या, ठीक है। फिर कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधानमंत्री सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। हाँ, बृहद्रथ को किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। आगे पढ़ना है, ठीक है। मौर्योत्तर काल में पुष्यमित्र शुंग इसको मारता है, ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अंतिम शुंग राजा
और शुंग वंश का जब राजा बनेगा, ठीक है, अंतिम शुंग राजा जो है, देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसमें राज सिंहासन हथिया लिया। ये भी सही है दोस्तों, आगे पढ़ना है, ठीक है। कण्व वंश जब पढ़ाएंगे हम, कण्व वंश में कि उसकी स्थापना किसने किया है, तो वासुदेव ने किया। किसको मारकर, तो अंतिम शुंग राजा किसको, तो इसका देवभूति को मारकर, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। फिर कहता है 3 में कि आंध्र ने, इसके बाद ये सब मतलब कि आंध्र सतवाहन, कण्व वंश, ठीक है, शुंग वंश, बस इसके बाद पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में वो सब पढ़ना, ठीक है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। आंध्र ने कण्व वंश के अंतिम शासक, ठीक है, को पद से वंचित किया था। तो ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। इसका भी वंचित ये किया था, मतलब आप समझो यहाँ कि मौर्य वंश को किसने खत्म किया था, तो शुंग वंश के शासक, शुंग वंश स्थापना किया। शुंग वंश के शासक को कण्व वंश, ठीक है, कण्व वंश के वासुदेव ने किया। और इसका कण्व वंश को किसने खत्म किया था, तो सातवाहन, ठीक है, सातवाहन वंश, उसको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, तो ये भी ठीक है, 1, 2 और 3। फिर आगे देखो आप, 2-3 क्वेश्चन वैसा मिलेगा जो आगे पढ़ना है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन वैसा मिलेगा जो हमने पढ़ा ही न रखा है, ठीक है, वो थ्योरी से अलग मिलेगा, तो उससे आप घबराना नहीं, ठीक है, उसको भी आप याद कर लेना। आगे क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। बौद्ध सभा अशोक के, अब बताओ, हमने बताया था इसका कि आप रावपक नाम से कुछ याद रखना, रावपक, ठीक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है। और राजा कौन है, सबसे पहला बिंबिसार था, क्या था दोस्तों, सॉरी बिंबिसार बोलते हैं, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। और इसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, और फिर एक कौन हो जाएगा, तो कनिष्क हो जाएगा। तो अशोक के समय में, तो तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में किया गया था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, पाटलिपुत्रा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर की बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ, तक्षशिला, जो हमने बताया था कि उस समय अवंती के गवर्नर था कौन, बिंदुसार के पुत्र, 2 पुत्र के बारे में हमने बताया, एक शिशुम और दूसरा क्या, अशोक। तो शिशुम उस समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो दोनों विद्रोह को किसने दबाया, अशोक ने दबाया। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो उस समय अशोक जो था अवंती के, कहाँ, अवंतिका में, मतलब कि गवर्नर था। तो इसको भेजा गया, जब शिशुम से नहीं कंट्रोल हुआ सिचुएशन, तो इसको भेजा गया। इन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक उस सिचुएशन को, उस विद्रोह को हैंडल किया, कंट्रोल किया, ठीक है। फिर इनको, अशोक को अवंती के तो था ही गवर्नर, तक्षशिला का गवर्नर भी बना दिया जाता था, ठीक है। तो तक्षशिला हो जाएगा इसका आंसर। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, क्या है, 23 नंबर का। तो इसका देखिए आप बताइए, अर्थशास्त्र इसका क्या है। तो इसका जो अर्थशास्त्र है, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है। नहीं दोस्तों, नाटक नहीं है, आत्मकथा भी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास नहीं, शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। हाँ, ये पूरा देखो दोस्तों, इसमें भी कुछ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से जो सत्य होगा कि शासन के सिद्धांत ये बताता है। इसी में संप्रभुता का सिद्धांत, इसी में राजा के कर्तव्य का सिद्धांत दिया गया अर्थशास्त्र में, चाणक्य के, ठीक है। इसी में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों का, ठीक है। 24 नंबर, प्रथम जो है भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य, अखंड साम्राज्य दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। तो दोस्तों अब देखो, सेंड्रोकोटस का जो मतलब कि उल्लेख किया है कि इससे भेंट हुआ था, उसका नाम है दोस्तों जास्टिन। किसने किया था, तो जास्टिन ने किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का भेंट हुआ है किससे, तो इस, तो 25 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर से भेंट। सिकंदर कब आक्रमण किया था इधर,
आपका जब उस समय नंद वंश के ये था, कौन था, धनानंद था, ठीक है। तो उस समय कहा जाता है कि ये कहते हैं जस्टिन कि सिकंदर का भेंट हुआ था किससे, तो चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर आप देखो कि सेंद्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान विलियम जोन्स ने किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं और खरोष्टी लिपि हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये तो बाईं से दाईं और ब्राह्मी होता है, खरोष्टी दाईं से बाईं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता है, चाणक्य का एक नाम था विष्णुगुप्त और दूसरा नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त और क्या था दोस्तों, तो विष्णुगुप्त था और कौटिल्य था। तो यहाँ पे क्या है, अजय, चाणक्य, चाणक्य तो बचपन का नाम नहीं था, देवगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन, ये भी वैसा कोई क्वेश्चन नहीं, फिर भी हम बता देते हैं आपको कि इसका आंसर। आपको हमने बताया कि तीर्थ यात्रा का जब वो कर रहे थे तो 10वें वर्ष कहाँ गए थे, गया गए थे। और लुम्बिनी हमने बताया कि लुम्बिनी वो गए थे 20वें वर्ष, 20वें वर्ष लुम्बिनी और 10वें वर्ष कहाँ गया, तो पहला कहाँ गए, गया, उसके बाद कहाँ, लुम्बिनी। तो आप देखना कि जहाँ पहला गया रहेगा वो सही होगा, लुम्बिनी जहाँ पहला दे दिया वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, ठीक है, और 10वें वर्ष गया था। सीरियल वाइज लिखेंगे कि कहाँ कहाँ वो गए, तो कौन आएगा पहले, तो पहले गया आएगा 10वां वर्ष, उसके बाद 20वां वर्ष। तो आप देखो लुम्बिनी पहले कहाँ है, तो अगर जहाँ पे लुम्बिनी पहले गया से आ जाएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 4 पहले दिया है किसी में, देखो सी में 4 दे दिया है, उसके बाद 1 दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, 4 पहले दिया। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, या तो ये होगा या तो बी होगा, तो एक ऑप्शन तो ऐसे छटा गया, 2 गो तो ऐसे गलत हो गया दोस्तों। फिर देखो दोस्तों, गया के बाद ये कहाँ गए थे वो अब देखना है, ठीक है। तो गया के बाद कहता है कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। तो ए में देता है कि 2 और बी में देता है 3, 2 मतलब क्या, कपिलवस्तु, और 3 तो नहीं दोस्तों, गया के बाद ये कुशीनगर गए थे, कहाँ गए थे, तो गया के बाद कुशीनगर, यानी 3 हो जाएगा। फिर कुशीनगर से ये दोस्तों गए थे लुम्बिनी गए थे, लुम्बिनी के बाद दोस्तों ये कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से सारनाथ, सारनाथ से श्रावस्ती, इस प्रकार से तब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने, सारनाथ दोस्तों अशोक ने स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको हमने ये भी बताया कि स्वतंत्रता के बाद सारनाथ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत ने अपनाया, ठीक है। तो सारनाथ किसने अपना बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर की निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है। अरे 7वां अंक, पहला क्या था, 7 अंक बताया था ना हमने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 7 अंक किया, ठीक है, बताया राज्य का। तो 7 में से पहला क्या था, पहला जो था वो राजा था, ठीक है, तो राजा प्रमुख हो जाता था। फिर अमात्य दूसरा था, फिर भूभाग था दोस्तों, किला था चौथा, ठीक है। 5वां क्या था, बाला यानी सेना, ठीक है। फिर छठा हमने क्या बताया था, तो कोषाध्यक्ष, जहाँ पे संपत्ति को संचय, राजस्व को संचय किया जाता है। और 7वां क्या था, मित्र, मतलब कि दुश्मन भी नहीं बना लो सभी को, ठीक है, तो मित्र हो जाएगा आपको 7वां, ठीक है। कहता है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, विशिष्ट रूप से वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य का, भास का, कि शूद्रक का, अश्वघोष, नहीं ये तीनों तो नहीं हमने पढ़ा, ठीक है। कौन हो जाएगा, विशाखदत्त। अश्वघोष जब हम पढ़ेंगे कनिष्क तब आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, यही ना हमने पढ़े, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का, इसमें तीनों से कुछ नहीं पढ़े, ठीक। तो ये हो जाएगा विशाखदत्त, मौर्य से संबंधित ये तीनों नहीं। फिर 33 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम मिला है, मास्की अभिलेख, मतलब अशोक का जो रियल वाला नाम अशोक है वो कहाँ से मिला है, मास्की अभिलेख से। तो मास्की का लघु शिलालेख, ठीक है, तब मास्की अभिलेख। 33 नंबर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य का था, किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कह रहा है, विक्रमादित्य अलग है दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब देखते हैं 36, कहता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, सबसे पुराना राजवंश,
गुप्त तो बाद में आएगा, वर्धन भी गुप्त के बाद आएगा दोस्तों, ठीक है। कुषाण तो अभी आया, ये तो विदेशी आक्रमण है, तो बाद में मौर्योत्तर काल के बाद आता है। तो सबसे पहला कौन है, तो मौर्य है, ठीक है। क्या है, मौर्य है। नेक्स्ट है, आप देखो कि निम्नलिखित में से किस राजवंशों के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, ठीक है, सीरिया है, एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध था। मतलब किस राजवंश के शासकों के सीरिया और मिस्र के साथ, दोस्तों तो मौर्य के थे। मौर्य के बिंदुसार जो थे, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, सीरिया से एंटियोकस के राजदूत डायमेकस आया था, जिससे क्या मांगा था, मीठा शराब, अंजीर और दार्शनिक। मीठा शराब और अंजीर तो दिया, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। और मिस्र के राजा कौन थे, फिलाडेल्फ भी किसको भेजा था दोस्तों, तो फिलाडेल्फ भी अपने राजदूत को यहाँ भेजा था, मिस्र के राजदूत को, ठीक है। तो मिस्र से संबंध था किसका, तो मौर्य वंश के। तो इसके बाद 37 नंबर लिखित में से किस राजवंश के शासकों, ये तो हो गया आपका, तो मौर्य होगा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ब्राह्मी लिपि कहाँ पता चलता है दोस्तों, तो ये आप देखो क्या कहता है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। नागार्जुन कोंडम, ठीक है, कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, आपको लग रहा है कुछ आइडिया, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अनुराधापुर होगा, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का पता जहाँ से चलता है वो कौन सा है, तो अनुराधापुर, ठीक है। मतलब सबसे पहला ब्राह्मी लिपि का कहाँ से पता चला, अनुराधापुर से, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया। सबसे फेमस इसका जो स्तूप था, सबसे महान स्तूप यही सांची का ही स्तूप था, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख है, मतलब नाम का उल्लेख है, ठीक है। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है, गुर्जरा में है दोस्तों। किसमें है, गुर्जरा में। गुर्जरा में इनको क्या कहा गया, तो देवनाम प्रिय कहा गया, देवनाम प्रिय। फिर कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। ये हमने जो बताया था कि चक्रवर्ती सम्राट था, तो 4 भागों में बांटा हुआ था राज्य को। तो ये कौन कौन से राजधानी किसका क्या था, तो उत्तरा पक्ष की राजधानी क्या था, तो उत्तरा पक्ष के तो तक्षशिला था, ठीक है। दक्षिणा पक्ष का क्या था दोस्तों, सुवर्णगिरी, ये भी सही है। अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैन, ये भी सही है। प्राची या पूर्व देश जो था ये किस, इसका भी पाटलिपुत्रा, तो सही है दोस्तों। 1 का ए, मतलब सब ही सही है। 1 का ए, 2 का बी का 2, 3 सी का 3 और डी का 4। 1 का ए, 2, 3, 4, तो ये ऑप्शन होगा सही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। हाँ, 5वां प्रांत इन्होंने बनाया था, तोसला जिसको राजधानी, ठीक है। तो कलिंग को जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। हाँ दोस्तों, कलिंग जो था दक्षिण भारत में, आप उड़ीसा वाला देख सकते हो कि ये भारत है ना, ये भारत अगर है तो यहाँ उड़ीसा वाला भाग में ये कलिंग था, ठीक है। तो यहाँ से समुद्र है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रास्ता आता था ना और समुद्र की ओर जाता था, तो इस रास्ता पर इसका नियंत्रण था कलिंग को। इस कारण से भी कहा जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध जीता था, ताकि दक्षिण भारत की ओर जाने वाली मगध से, ये इसका जो शासन चल रहा है मगध की, तो दक्षिण भारत की ओर जाने वाली रास्ता और समुद्र की ओर जाने वाली राष्ट्रीय मार्ग को ना रोका जाए, ठीक है। तो उन्होंने अपने राज्य में इसको मिला लिया था, ठीक है, नियंत्रित करता था, ठीक है। दोनों सही हो जाएगा, तो ये आर दोनों सही है, ए आर का आर ए का स्पष्टीकरण है, ठीक है। यही ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। फिर कहता है गुर्जरा जो लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नामोल्लिखित किया गया है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। कौन सा अभिलेख, तो गुर्जरा। तो गुर्जरा जो स्थित है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के दतिया जिला में, मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है, ठीक है। जिसमें क्या लिखा गया है, देवनाम प्रिय अशोक का नाम बताया गया, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिला में। फिर है 44 नंबर, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है,
तो ब्राह्मा जो शिलालेख है, 14 टोटल है दोस्तों, तो 14 में से जो ब्राह्मा शिलालेख है, ब्राह्मा नंबर का शिलालेख, इसमें बताया गया है दोस्तों कि ये धार्मिक रूप से क्या थे, सहिष्णु थे दोस्तों। क्या, धार्मिक रूप से सहिष्णुता। अब पूरी तरह से सहिष्णुता पर चर्चा किया गया। इसमें राज्य के कल्याण की बात किया गया है। राज्य के कल्याण में जो अशोक ने प्रयास किया उसको लिखा है कि हमने ये प्रयास किया। इसमें बौद्ध धर्म में जो इन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया, तो बौद्ध धर्म में जो परिवर्तन हुआ उसका चर्चा किया गया है ब्राह्मा शिलालेख में। कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से ये क्या है, धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित शिलालेख है। कौन सा, तो ब्राह्मा शिलालेख। तो कहता है अशोक के निम्नलिखित शिलालेख पूर्ण रूपे धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है दोस्तों, तो ब्राह्मा शिलालेख। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दोस्तों सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासकारों तथा क्या है, वीरगाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। मतलब जो राजवंशों के इतिहास को कंठस्थ रखता था, याद रखता था कि किस शासक ने क्या किया, उसके बाद कौन शासक आया, उसने क्या किया, जो कंठस्थ याद रखता था उसको मागध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो मागध कहा जाता था। ये आप याद रख सकते हो, ना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, न पूछेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, मतलब आपको ये होना चाहिए कि जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो बन रहा है ना, वो समझ में आ रहा है ना, बस ये होनी चाहिए। बाकी ये जो फैक्ट पर आधारित है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आपसे ज़्यादा हमको भी प्रॉब्लम रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें सब याद रहता है। तो दोस्तों आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासनिक का विस्तृत जो है प्रस्तुत करता है, विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो मगध जो है उसका कहता है कि विस्तृत प्रशासन का विस्तृत विवरण कौन करता है। तो प्रशासन, जैसे कि हमने बताया कि मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो प्रशासन पर विस्तृत क्या करता है, तो इस पर विस्तृत विवरण करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंडिका। ठीक है, बाकी आप देखो, कहता है कि पंकोदक सनिरोधे मौर्य साम्राज्य द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस पर जुर्माना था, ये एक जुर्माना है। ठीक है, तो पंकोदक सनिरोधे, ये मौर्य साम्राज्य द्वारा कचरा जो सड़कों पे फैलाता था ना, उससे ये नाम के जुर्माना लिया जाता था। ठीक है, मतलब साफ सफाई पे ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। ठीक है, तो ये इससे समझ में आता है। भाग एवं बलि थे, क्या थे, कर थे। मतलब कर से क्या, राजस्व आता है। राजस्व मतलब कि राज्य का क्या, खर्चा, राज्य का कमाई जो होता है। ठीक है, धन जो होता है तो उसको राजस्व कहा जाता है। तो बी हो जाएगा। ठीक है, जो हमने बताया था, भाग जो होता था मुख्य उत्पादन पर लिया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाता था दोस्तों। बलि जो अतिरिक्त कर होता था, एक्स्ट्रा, वो। फिर कहता है गाँवों के शासन को स्वायत्तता पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, तो गाँवों को जो, तो मौर्य ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। पुनर्विवाह किसमें वर्जित है दोस्तों, तो आप ये देख रहे हो कि पुनर्विवाह जो है अर्थशास्त्र में हमने कहा था कि पुनर्विवाह करना दिया था आज्ञा। ठीक है, मनुस्मृति, क्या, मनुस्मृति में जो है पुनर्विवाह वर्जित है। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो क्या था मौर्य काल में, तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला था, जहाँ चाणक्य भी पढ़े थे, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़े थे। ठीक है, कहता है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। विदेशियों को भारतीय समाज में, मतलब विदेशी जो भारतीय समाज में आते थे तो उसको मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर, तो इसका प्राच्य क्षत्रियों का, मतलब प्राच्य क्षत्रियों का क्या थे। ठीक है, ये एक मतलब इसका दिया गया सामाजिक की इसके लेवल का ये है। जैसे एक क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, तो इसको में नहीं, इसको कहा ब्राह्मण क्षत्रिय। ठीक है, ये किसने कहा, तो मनु ने कहा। ठीक है, कहता है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। 7 वर्गों में विशेष तौर पे किसके द्वारा मौर्य साम्राज्य का उल्लेखित किया गया है दोस्तों। तो अब देखो, मौर्य समाज का विभाजन है तो किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, पुराण। तो मेगास्थनीज का जो इंडिका है ना दोस्तों,
उसके द्वारा मौर्य समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें हमने बताया था दार्शनिक, जो हमने बोल दिया था केवल कि दार्शनिक है, किसान है, शिल्पकार, व्यापारी, सिपाही, योद्धा, उसी को बोला जाता है मजिस्ट्रेट, सभासद और चरवाहे। ठीक है, तो ये 7 था। ठीक है, तो ये 7 किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज के इंडिका द्वारा। मौर्यकालीन में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, ठीक है, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया? तो भूमि कर जो एकत्रित किया जाता था वो किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था, ये है आपका क्वेश्चन। तो भूमि कर जो लिया जाता था दोस्तों, उस अधिकारी का नाम था सीता अध्यक्ष। क्या था? सीता अध्यक्ष के द्वारा। तो भूमि संबंधित सीता, तो ठीक है, तो सीता का जो अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष भूमि कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उल्लेख, उन्होंने विकास किया था। किसका विकास किया था? मौर्य साम्राज्य में। तो किसका विकास किया? संस्कृति, कला, साहित्य। ठीक है, ये तो सही है। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के नहीं, सोने के आभूषण था जिसका प्रयोग सिक्का के रूप में करता था। तो ये बी गलत हो जाएगा, ये सही है। प्रांतीय विभाजन, प्रांतों का विभाजन 4 भाग में, अशोक 5 भाग में किया। ठीक है, हिंदू कुश तक, हाँ दोस्तों, हिंदू कुश पर्वत जो था जिससे सिंध नदी गुजरता था, वहाँ तक इसका साम्राज्य था। ठीक है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी किस में है? ए, सी और डी, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्यकालीन से जारी है? जो अभी भी वर्तमान में अभी भी नगर पालिका में प्रशासन का कौन सा जो कार्य है जो मौर्य काल से ही जारी है? मौर्य काल में भी मतलब कि वो चीज़ था। तो दोस्तों कह रहा है नापतोल नहीं, वस्तुओं की कीमतें निर्धारण नहीं, जन्म एवं मृत्यु। हाँ, हमने बताया था दोस्तों कि जन्म और मृत्यु जो हमने कहा था 6 समितियां मिल करके क्या देखता था? तो प्रशासन को देखता था। प्रत्येक समिति में 5-5 लोग रहता था, जिसमें एक जन्म और मृत्यु को देखता था समिति। ठीक है, जो कि तीसरा था। क्या था? तीसरा समिति। तो जन्म और मृत्यु जो कि आज भी इसका मतलब कि क्या किया जाता है? तो इसका आंकड़ा रखा जाता है। तो ये मौर्य काल से ही जारी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। मतलब कौन पहले आए थे दोस्तों? तो देखो, आप देखना, ये जब फहियान है, वेनसांग है, ये सब जब हम पढ़ेंगे वर्धन वंश, वो समय देखेंगे। ठीक है, अभी कौन हम देखें कि मेगास्थनीज। तो सबसे पहले तो मेगास्थनीज आए हैं। ठीक है, तो 3 नंबर जिसमें होगा वो पहले हो जाएगा। तो 1 वाला तो गलत, 3 वाला ये या बी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि बी में आप देखो, इसके बाद मेगास्थनीज के बाद कौन आए? तो मेगास्थनीज के बाद फाहियान आए थे। फाहियान के बाद दोस्तों आपका आए थे वेनसांग के बाद आए थे इत्सिंग। ठीक है, तो ये सब बाद में आपको मिलेगा, तो आप याद रखना चाहते हो तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है उपलब्ध है वो क्या है? तो इंडिका में, मेगास्थनीज का जो इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, ये कितनों बार हम बता चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 59 में है दोस्तों कि अब देखना, कहता है मौर्य जो मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो राजस्व विभाग के जो प्रमुख होता था वो राजस्व को इकट्ठा करेगा। तो वो कौन होता था? समाहर्ता होता था। राजस्व विभाग का मतलब कि प्रमुख कौन होता था? समाहर्ता। तो वो राजस्व को इकट्ठा करता था। फिर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी अगर कोई कर लिया तो दंड किया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर आप कर नहीं दे रहे हो, उसको छुपा लिए हो, चोरी कर लिए हो या बहाना कर दिए हो किसी तरह से, ठीक है, तो आपको पता चलने पर क्या करता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, यह था मतलब कि कर न देने का दंड। ठीक है, मौर्य काल में टैक्स को छुपा, ये हो गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो प्राकृत भाषा, ये हमने कई बार बताया। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या? अर्थशास्त्र है। ठीक है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए मतलब कि प्राचीनतम शाही आदेश था? कि शाही आदेश था, मतलब कि राजा के द्वारा ये आदेश दिया जाता था कि संकट काल में
के लिए मतलब बचा कर रखना, ये नहीं कि खा ले जाना है, मतलब आज किसी तरह से खा लिए तो हो गया, नहीं, कभी समस्या आ सकता, अकाल पड़ सकता, उस समय के लिए भी क्या करना है, बचा कर रखना है। तो किसके द्वारा मतलब कि रखा जाता था, तो सहगौरा ताम्रपत्र, ये एक अभिलेख है। इसमें मिलता है कि मगध में शाही आदेश था कि संकट काल के लिए बचाकर भी रखना है। इस अभिलेख में, सागौरा अभिलेख में, ताम्रपत्र अभिलेख है, उससे मिलता है। ठीक है, कहता है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी नहीं, एक धार्मिक संप्रदाय ये भी नहीं, हाँ राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय था उसी से संबंधित, राजकीय भूमि से ही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य मतलब कथन, ठीक है, तो कौन सा एक वक्तव्य या कथन अशोक के प्रस्तर पर स्तंभों के बारे में गलत है, मतलब अशोक के स्तर पर स्तंभों में गलत है। कहता इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शाफ्ट शंक्वाकार है, मतलब कि कौन एक गलत है, तो ये बढ़िया पॉलिशदार है दोस्तों, अभी भी लगता है चमकता है जैसे। ठीक है, ये जो है अखंड है, सही बात, ये टूटा हुआ नहीं, अखंड है। ठीक है, स्तंभों का स्लैट शुंडाकार है, ये भी सही, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा डी, स्थापत्य के संरचना का भाग ये नहीं है। ठीक है, स्थापत्य दूसरा, जैसे शांति का स्तूप, सांची का स्तूप, ये सब, सारनाथ का स्तूप, ये स्थापत्य में, अभिलेख नहीं। ठीक है, कहता है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, अशोक के अपने शिलालेख में किस नाम से, चक्रवर्ती तो चंद्रगुप्त मौर्य, धर्मदेव नहीं, धर्मकीर्ति नहीं, प्रियदर्शी, तो क्या है, प्रियदर्शी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, कहता है पत्थरों की पट्टियों पर, ठीक है, यही जो शिलालेख होता था पत्थरों की पट्टियों पर प्रथम अक्षरों में उत्कीर्णित किया गया। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, किसको जो है सर्वश्रेष्ठ, हमने बता रखा है सांची के स्तूप को। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे दोस्तों, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में। ठीक है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया, तो भाबरू हमने बताया, भाबरू जो स्तंभ था उसमें। ठीक है, मगध का सम्राट खुद को ये बताया। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने, अशोक ने करवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य साम्राज्य का भाग नहीं था, अग्रहारिक, युक्त, राजुक, परदेशिक, युक्त था, राजुक था, परदेशिक था। ठीक है, अग्रहारिक नहीं था। राजुक क्या था, तब कर वाला संबंधित था, प्रादेशिक भी था। ठीक है, तो ये था, युक्त भी था, ये अग्रहारिक नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा, ये सब हमने बता रखा आपको, निम्नलिखित में एक युक्त नहीं हमने बताया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी था, ये नहीं था। निम्नलिखित में जो है कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में कौन है दोस्तों, तो हमने बताया था कि देखो ब्राह्मी लिपि वाला भारत से मिला है, खरोष्टी लिपि वाला कहाँ से मिला है, पाकिस्तान से, अरमाइक लिपि जो मिला अफगानिस्तान से, और ग्रीक लिपि तो ग्रीक से, यूनान से। तो खरोष्टी लिपि कहाँ से, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र से मिलेगा। कालसी ये नहीं, गिरनार ये सब तो भारत में है, मेरठ भी भारत में है। तो कौन सा हो जाएगा, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी ये कहाँ है, पाकिस्तान में, नाम से ही पता चल रहा है कि मुस्लिम नाम है। ठीक है, शाहबाजगढ़ी, तो ये वाला जो मिला है खरोष्टी लिपि यहाँ से मिला है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 74 में क्या है दोस्तों कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, यह प्रमाणित होता है किससे, तो रुद्र, ये तो कितना बार हमने बताया दोस्तों कि पश्चिम भारत भी शामिल था, पश्चिम भारत में इसका क्षेत्र मगध का शामिल था, वो किससे मिलता है, तो जूनागढ़, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कि बौद्ध धर्म को तो इन्होंने अपनाया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, तो इन्होंने आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है,
तो तीर्थ यात्रा से नहीं, तीर्थ यात्रा तो इन्होंने अपने जो धर्म चलाया था, जो आचरण संहिता था, उसके लिए इन्होंने किया था। मोक्ष में विश्वास, मोक्ष के विश्वास ऐसा थोड़ी है कि केवल हिंदू धर्म में ही रखता था, जैन धर्म भी रखता है, ठीक है। कहता है पशु चिकित्सक खोले, इससे भी नहीं। पशु चिकित्सक से क्या मतलब है कि हिंदू धर्म। देव नाम प्रिय, देवताओं के नाम से, मतलब कि ये देव नाम देवताओं में प्रिय, ठीक है, देवताओं के नाम से ये प्रिय था। तो देव नाम प्रिय जो है ये हिंदू धर्म के लिए, मतलब इससे साक्ष्य मिलता है, हिंदू धर्म में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसने नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं आजीवकों को दान में दे दिया। दोस्तों हमने बताया बराबर की पहाड़ी, बराबर की 4 पहाड़ी, जो कि कहाँ है, गया में भी देता है दोस्तों। अगर जहानाबाद नहीं है तो गया हो जाएगा, अगर जहानाबाद ऑप्शन में है जहानाबाद, क्योंकि जहानाबाद में ही बराबर एक हॉल्ट है, ठीक है, बेला है, मुकदुमपुर है, ऐसे करके है, ठीक है। तो जहानाबाद में ही हम वहाँ अब की बार जाएंगे तो आपको इस गुफा को चारों को हम दिखाएंगे, बड़े ज़बरदस्त अभी भी है दोस्तों। 4 गुफा है, कौन कौन है, तो विश्व झोपड़ी है, चौपड़ है, सुदामा है दोस्तों। ये 4 जो गुफा है, तो ये चारों गुफा का दान आजीवक संप्रदाय को किसने किया था, तो अशोक ने किया था। किसने किया था, और दशरथ जो था अशोक के पौत्र, पौत्र मतलब पोता, ठीक है, तो पौत्र जो था इसका पोता अशोक का, इसने दशरथ ने वही ये नागार्जुन का भी गुफा भी कहाँ बनवाया, तो ये भी मतलब कि कहाँ, जहानाबाद में ही बनवाया है, ठीक है। तो ये जहानाबाद के पहाड़, ये मतलब जहानाबाद में नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं आजीवकों को दान किसने दिया था, दशरथ ने दिया था, ठीक है। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था, मतलब संयम, क्या था, संयम, मतलब कि हम खुद ही ये कर रहे हैं, खुद पे संयम रखो, किसी को बुराई ना करो, ये था, ठीक है। तो संयम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धम्म नीति का मूल मंत्र या मूल सिद्धांत जो था यही था, संयम। लोगों की क्या करो, बड़ों को आदर करो, ये सब दोस्तों, ठीक है। कहता है राजुक थे, क्या थे, चेल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, क्या थे, मौर्य शासन में अधिकारी था, ठीक है। अशोक के निम्नांकित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो दोस्तों जो 14 शिलालेख है उस 14 में से पहला है दोस्तों कि पहला में क्या बताया गया कि पशु पर जो है, पशुओं को मतलब कि मारना नहीं है, ठीक है, पशु वध निषेध है। दूसरा में चेर, पान और केरल पुत्र, 3 राज्यों का, दक्षिण वाला राज्यों को चर्चा है, तो दूसरा शिलालेख हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है 9वां में तो है छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है दोस्तों, ठीक है, प्रथम हमने बता दिया। तृतीय में जो है इसमें मतलब कि पशुओं के चिकित्सा है तो चिकित्सक खोला गया, मतलब खोला गया था, ठीक है, वो है पशुओं के इलाज के लिए। किसके शासनकाल में डिमेकस यानी डायमेकस भारत आए थे, तो एंटियोकस जो कि सीरिया के थे, सीरिया के राजदूत डायमेकस को भेजा था। तो किसके, बिंदुसार के दरबार, जो 3 चीज़ मांगा था, मीठा शराब, अंजीर और क्या, दार्शनिक, तो दार्शनिक नहीं दिया था, ठीक है, तो बिंदुसार के शासन। निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, दोस्तों सबसे प्रथम किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर बिंदुसार ने भी किया था, तो पहले कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने किया था, ठीक है। कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, जो हमने बताया था कि जहाँ पे हम रहते हैं कुम्हरार में, ठीक है, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल भव्य महल था दोस्तों, ठीक है, जो कि इंडिका में इसका वर्णन मिलता है, जिसको फाहियान क्या कहता है कि ऐसा लगता है चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखकर कि ये मानव निर्मित न होकर कैसा है, देव निर्मित है। तो ये जो जिसमें 500 कितना 64 बुर्ज था, जिस पर सैनिक तैनात रहते थे सुरक्षा के लिए, ठीक है, और 64 दरवाज़ा था दोस्तों। तो ये मतलब कि उसके भवन की विशेषता था कि लकड़ी के बना हुआ था, किससे बना हुआ था, लकड़ी के, ये एक इसकी कमियां भी था, ठीक है। फिर आगे अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, चंद्रगुप्त अभी भी हमने बताया था कि जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़, पश्चिम भारत जैसे ही दे देगा, गुजरात भी पश्चिम भारत में जैसे भी देगा उसको क्या बनाना है, जूनागढ़, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़। फिर कहता है 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यपाल में तृतीय बौद्ध समिति, अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, किससे,
मिलता है ये। तो दोस्तों ये दीपवंश और महावंश ये दोनों से मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश की अशोक के कार्यकाल में भी तृतीय बौद्ध सभा हुआ था। तो ये किससे, दीपवंश और 2 और 3 ऑप्शन है, 2 और 3, ठीक है। कहता है सार्थवाह किसे कहा जाता था। सार्थवाह किसे कहा जाता था दोस्तों, दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को, महाजनों को, तीर्थ व्यापारियों के जो काफिला होता था साथ साथ वो चलता था। काफिला मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, बहुत सारा व्यापारी एक साथ, तो उसको सार्थवाह कहा जाता था। कहता है सेल्यूकस निकेटर जो था, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा, अलेक्जेंडर मतलब इसी का नाम क्या है, सिकंदर, सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान वाला क्षेत्र पर इसको शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। को किस भारतीय राजा ने हराया, अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, मतलब शिलालेख कहाँ मिला है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के कहाँ पे करा, नैनीताल, नैनीताल तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, टिहरी भी नहीं, तो कहाँ पे, कालसी में, ठीक है, कालसी में मिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने, हमने कितना बार आपको बताया कि 7 भागों में मेगास्थनीज अपने इंडिका पुस्तक में किया था। दार्शनिक, किसान, शिल्पकार, व्यापारी, सिपाही, योद्धा, मजिस्ट्रेट, सभासद, चरवाहे, 7 भाग में, ठीक है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, चंद्रगुप्त मौर्य ये तो आपका जैन धर्म के थे, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म के थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय। दशरथ, ये दोनों दोस्तों, दशरथ और अशोक, ऐसे भी आप ऑप्शन से भी बना सकते थे कि अशोक थे, 2 तो होगा ही होगा, ठीक है, तो 2 होगा, 2 होगा ये तीनों में से। फिर देखो आप 2 के साथ 1 है चंद्रगुप्त, ये तो जैन था, ये गलत हो जाएगा। 2 के साथ 3 है, 3 क्या है, बिंदुसार, ये भी गलत, तो 2 के साथ 4 आएगा यानी दशरथ आएगा, ठीक है, क्योंकि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते थे इसको। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कौन सा क्षेत्र नहीं था, श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान था ही, इसी के तो 4 गो, काबुल, कंधार, जेड्रेसिया और हेरात, जो किससे लिया था, सेल्यूकस निकेटर से लिया था, तो ये शामिल था। बिहार तो यहाँ तो खैर केंद्र ही था दोस्तों, यहाँ से शासन ही हो रहा था। कलिंग, इसको 5वां के मतलब राज्य अपना बनाया था प्रांत, ठीक है। फिर कहता है तो श्रीलंका नहीं था। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल में किसको दिया जाता, चंद्रगुप्त मौर्य। किससे मुक्ति दिया था, तो विदेशी आक्रमण से, किससे, तो सिकंदर से, ठीक है, तो ये करवाया था शादी करके, हेलना से जो शादी किया था सेल्यूकस निकेटर से 305 ईसा पूर्व में जीत कर, ठीक है। कहता है कि अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है, कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था था, तो इस पर कौन, तो 6ठा जो है ना शिलालेख उसमें मिलता है, किसमें दोस्तों, 6ठा में, ठीक है। फिर कहता है अशोक का, अगर आप चाहोगे तो हम शिलालेख 14 के 14 लिखा देंगे कि किस में क्या बोलता है दोस्तों, ठीक है। फिर आप देखो कि अशोक का रूमन देवी जो क्या है, स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है, तो रूमन देवी जो संबंधित है दोस्तों, वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों, तो अशोक का जो रूमन देवी स्तंभ है वो बुद्ध के जन्म से बुद्ध के जन्म के बारे में इसमें चर्चा मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष, तो 305 में हराया था, ठीक है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, किस शासक ने पहली बार जीता, तो इसमें क्या कहने वाली बात है कि मालवा, गुजरात और ये किसने जीता, हर्ष है, स्कंदगुप्त, ये सब तो बाद वाला शासक, विक्रमादित्य ये बाद में गुप्त वंश में आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था दोस्तों, तो तुरमय जो था मिस्र का राजा था, क्या नाम था उसका, तुरमय मिस्र, जो अशोक के समकालीन था। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं, तो संगम राज्य के विषय में जो बताते हैं वो कौन सा शिलालेख है दोस्तों, ठीक है, जो कि संगम राज्य के बारे में बताते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आप कि अशोक का जो संगम है ये क्या बताता है कि संगम राज्य के विषय में बताता है, तो वो 3 और 13 बताता है संगम
राज्य के बारे में, ठीक है। तो ये आप रख लेना, अगर रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 99 नंबर क्या कहता है, 98 दोस्तों, ठीक है। निम्नांकित में से किसकी तुलना दोस्तों जो किया गया है वो क्या मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। मैकियावेली के प्रिंस से किसकी जो है तुलना की जा सकती है। तो ये कहता है कालिदास, मालविका अग्निमित्रम, ये तो अभी तक हमने नहीं जाना है, ठीक है। ये मालविका अग्निमित्रम जो होता है ये शुंग वंश के शासक होता है। मालविका इसकी महिला मित्र होती है और अग्निमित्र जो होता है इसका ये होता है, ठीक है। दोनों के प्यार प्रेम प्रसंग के बारे में कालिदास लिखते हैं। तो ये नहीं, कौटिल्य का अर्थ, हाँ, इससे मैकियावेली के प्रिंस की मतलब की तुलना की जा सकती है, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक किस शिलालेख में, ये तो हमने बता रखा है कि 13वां शिलालेख में उसके क्षति कितना हुआ, ठीक है, और उस पर विजय कैसे पाया उसके बारे में चर्चा मिलता है, ठीक है, 13वां शिलालेख में। 100 नंबर दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के राजनीति से संबंधित, ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ हैं, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। किस मतलब दक्षिण राज्य का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेख में नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन, ठीक है। किसका हो जाएगा, पांडे है, चोल है, सतीयुक्त या इसी को केरल पुत्र कहा गया, तो ये है, ये नहीं। कालसी प्रसिद्ध है, क्या कालसी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये है। तो कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों के लिए। बौद्ध चैत्य दोस्तों आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये सब बीपीएससी का मेंस में पढ़ना है, ठीक है। इस सब पे हम लोग का क्लास मतलब 2-2 3-3 घंटा का है। चैत्य क्या है ना, फारसी सिक्कों के कारण नहीं, अशोक के शिलालेख के कारण। तो ये आप जानो कि ये जो कालसी है वो अशोक के शिलालेख के कारण मतलब कि प्रसिद्ध है। फिर है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होता है। अब बताओ, कुम्हरार, हमने बोला कि हम जिस जगह पे रहते हैं वो कुम्हरार है। हम पटना में रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे उसका भवन था जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का भवन राजप्रसाद, ठीक है। हम तो ये नहीं भूल सकते हैं क्योंकि हम उसी भवन के एक कोना में रहते हैं, ठीक है। भवन अभी नहीं है लेकिन हम जिस धरती पे हैं, ठीक है, उसके अंदर जरूर उस भवन का साक्ष्य है, ठीक है। फिर 104 में है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कहता है कि मौर्यकालीन के शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। तो इसका दोस्तों क्या होगा, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर, मतलब कि धार्मिक आधार पर, हमने बोला ना कि ये क्या था, धर्म के प्रति सहिष्णुता। तो धार्मिक आधार पर भू अनुदान मतलब भूमि का दान कि लो ये धर्म के लिए, तो भू अनुदान नहीं दिया था। तो नहीं, ये जो है सही है कि नहीं दिया था। बी में क्या है, आर में क्या है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो ये सही, आर गलत, ये सही किंतु आर गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है निम्न में से दोस्तों आपका अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि, मतलब पारंपरिक अवसर मतलब क्या, पूजा पाठ में जो पशु बलि उत्तर वैदिक काल में बढ़ चढ़ कर दिया जाने लगा था, जिससे हमने पढ़ा है कि पशु का क्या होने लगा, पशुधन का क्षति होने लगा था। तो ये इन्होंने क्या लगाया था, रोक लगाया। ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं के वध पर, कि मतलब पशु वध करना पाबंदी है, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने अभी बताया कि पहला शिलालेख में ही, ये 14 में से जो पहला शिलालेख था उसी में ये प्रबंध किया, ठीक है। दूसरा में भी हमने बता रखा कि क्या है, चेलपान चोर या केरल पुत्र। तीसरा में पशुओं के लिए जो चिकित्सालय बनाया गया वो है दोस्तों, तो पहला हो जाएगा, ठीक है। तो पहला शिलालेख। बुलंदी बाग जो प्राचीनतम स्थान, ये पाटलिपुत्र का बुलंदी बाग, ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फ, ठीक है। अच्छा, ये टॉलमी फिलाडेल्फ तो आप जानते हो कि मिस्र, ठीक है, जिन्होंने डायनेसियस को भेजा था। तो टॉलमी फिलाडेल्फ जिसके साथ साथ अशोक के
मतलब कि राजन है संबंध, मतलब राज्य से संबंधित ये था, तो वो कहाँ के शासक, तब मिस्र से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, तो मिस्र से। 107 का ऑप्शन आप नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों हम एक महान साम्राज्य जिसका नाम क्या, मौर्य साम्राज्य दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। तो विशालतम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का हमने थ्योरी और क्वेश्चन आंसर सभी हमने देख लिया दोस्तों। इससे संबंधित अब इस टॉपिक से और कुछ ज़्यादा हम लोग को देखना नहीं है, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लिए तो आप समझो कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जीके जीएस से संबंधित, आपको किसी भी एग्ज़ाम में छूटने वाला क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, बन ही जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम वैदिक काल का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।